हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक 2 का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे आज। और ब्लॉक 2 में जो हमने यूनिट 1 में थ्योरीज थेरेपीज पढ़ी थी उसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ब्लॉक 1 में। और यहाँ पे जो यूनिट 1 है इसमें इन्होंने साइको एनालिसिस और साइको डायनेमिक साइकोथेरेपी के बारे में बात की हुई है। तो शुरू करते हैं इसमें। साइकोथेरेपी, जैसे कि हम सब पहले भी पढ़ चुके हैं कि साइकोथेरेपी क्या है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ थेरेपी जिसमें एक क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को बातचीत करके सॉल्व करने की कोशिश किया जाता है। तो इट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट इन विच साइकोथेरेपिस्ट बोलते हैं उसको, जो यहाँ पे एक जो प्रोफेशनल होता है जो जिसको जो काउंसलर कह सकते हो, यहाँ पे प्रोफेशनल बोल सकते हो। पर यहाँ हम काउंसलर क्यों नहीं वर्ड यूज करते, क्योंकि ये सिर्फ काउंसलिंग नहीं है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ थेरेपी। तो हम बोलते हैं साइकोथेरेपिस्ट। तो यहाँ पे एक थेरेपिस्ट होता है एंड अ क्लाइंट। सो क्लाइंट्स प्रॉब्लम थ्रू टॉकिंग। तो कैसे क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है? थ्रू टॉकिंग। और साइकोथेरेपी में हमने सबने ये पढ़ा है कि पास्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, इनसाइट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। इनसाइट का मतलब क्या होता है? इनसाइट मीन्स जो चीज़ें आपकी अवेयरनेस में नहीं है उसको आपकी अवेयरनेस में लेके आना। पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आपको जो भी इश्यूज हो रहे हैं उसको आपकी कॉन्शियसनेस में लेके आना। डिटैचमेंट ऑफ द थेरेपिस्ट होता है। थेरेपिस्ट इस पर्टिकुलर थेरेपी में अटैच नहीं होता है, क्लाइंट के साथ इन्वॉल्व नहीं होता है। वो एज एन एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट की तरह, एक अथॉरिटेटिव फिगर की तरह क्लाइंट से दूर बैठता है और वो उसको एक गाइड करता है, उसको एक तरीके से उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसकी हेल्प करता है, बट नॉट इन अ इक्वल एटमॉस्फेयर। जैसे हमने पढ़ा था कुछ थेरेपीज में कि इगैलिटेरियन एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है कि जिसमें क्लाइंट और काउंसलर्स को इक्वल माना जाए, दोनों एक दूसरे को इक्वली देखें। बट इस केस में साइकोथेरेपी में क्लाइंट और जो वो होता है साइकोथेरेपिस्ट होता है वो एक एक्सपर्ट की तरह होता है, तो वो अपने आप को क्लाइंट के इक्वल नहीं मानता है। तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन होती है, क्लाइंट और साइकोथेरेपिस्ट के बीच में। और जो क्लाइंट है वो अपने थॉट्स और फीलिंग्स जो भी है वो बहुत आराम से धीरे धीरे शेयर करता है अपने साइकोथेरेपिस्ट के पास। ये बहुत ही लंबी थेरेपी है, इसमें कई बार कई साल भी लग जाते हैं। और यहाँ पे क्या है कि इंट्रैक्शन इज यूजुअली मीडिएटेड बाय वर्बल मीन्स, बातचीत करके। ऑल्दो फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडीली जेस्चर्स एंड मूवमेंट आर ऑल्सो यूज, पर मोस्टली ज़्यादातर वर्बल के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो जो क्लाइंट बोल रहा है उसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंडेंट होता है कि वो बोल क्या रहा है। इसमें एसेंशियल्स क्या है कि सिस्टमैटिक इंटरेक्शन होनी चाहिए क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में, प्रॉपर तरीके से इंटरेक्शन होनी चाहिए, एक दूसरे के व्यू पॉइंट समझने में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स फॉलो होने चाहिए, जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनालिटी लर्निंग जितनी भी थ्योरीज हैं वो क्लैरिटी होनी चाहिए एक साइकोथेरेपिस्ट को। थॉट्स फीलिंग्स और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना होता है क्लाइंट की थ्रू साइकोथेरेपी। और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और जो भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पर्सनल ग्रोथ हैं या रिलेटेड टू एडजस्टमेंट विद इन योर रिलेशनशिप, उसके ऊपर यहाँ पे ट्रीटमेंट होती है। तो जो फर्स्ट ऑर्गेनाइज सिस्टम था साइकोथेरेपी का विच हैज़ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी वॉज साइको एनालिसिस। तो साइकोथेरेपी को पहली बार सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी साइको एनालिसिस में यूज़ किया था। तो फ्रॉइड जो थेरेपी करते हैं वो एक साइकोथेरेपी है जिसको इन्होंने बोला था साइको एनालिसिस, क्योंकि ये एनालाइज करते हैं ना, तो साइको एनालिसिस। तो साइको एनालिसिस में क्या है कि क्लाइंट को कई बार पेशेंट भी बोला जाता है और उसे फ्रीली बात करने के लिए एनकरेज किया जाता है अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में। कहाँ पे ज़्यादा फोकस होता है? अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के, पास्ट के ऊपर, ड्रीम्स के ऊपर बहुत फोकस होता है, क्योंकि ड्रीम्स एनालिसिस भी इसमें करते हैं। 3 एप्लीकेशंस हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द माइंड, सेट ऑफ थ्योरीज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। तो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इलनेस, इन चीज़ों के ऊपर फोकस रहता है। पहली बारी ये कहाँ पे डिवाइस करी थी फ्रॉइड ने? वियना में करी थी 1890 में, जहाँ पे वो एनालाइज करते थे कि लोगों के बिहेवियर और फीलिंग्स को, उनका जो रूट कॉज है वो क्या है,
तो इनका फोकस अनकॉन्शियस डिज़ायर्स, अनकॉन्शियस थॉट्स पे ज़्यादा रहता था। इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड हमारी पर्सनालिटी में 3 लोग होते हैं। इड होता है जो बच्चों की तरह जिद करता है, ईगो होता है जो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, इड की जिद को पूरा करने की कोशिश करता है, और सुपर ईगो होता है जो उसको मॉरल प्रिंसिपल्स पे काम करके बताता है कि क्या चीज़ सही है माननी और क्या नहीं। फिर उसके बाद रिप्रेशन की यहाँ पे बात करी हुई है कि जब हम कोई अपने अनकॉन्शियस माइंड में कोई भी डिज़ायर रिप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, जो हम पूरा करना चाहते हैं लेकिन हमें लगता है कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो वो हम कहीं ना कहीं अपना डिज़ायर दबा देते हैं, तो हमें मेंटल डिसऑर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं। तो जब हम इड की इम्पल्सिस को दबा देते हैं, जैसे इड एक छोटा बच्चा है जो कहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन आपने देखा कि भाई वो चीज़ देने से तो सब लोग बहुत बुरा समझेंगे और ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपने उसकी उस डिमांड को कहीं ना कहीं दबा दिया अपने अनकॉन्शियस माइंड में। तो वो चीज़ आपको आगे जाके आपकी पर्सनालिटी में, आपके बिहेवियर में चेंजेस लेके आती है और आपको परेशान करती है, ईगो को परेशान करती है, क्योंकि ईगो ही तो है जो उसकी डिमांड पूरी करता है। तो इड की कोई अगर डिज़ायर दबा दोगे तो वो ईगो को बहुत परेशान करेगी। क्यों दबाओगे? क्योंकि सुपर ईगो ने बोला है कि ये सही नहीं है, तो ईगो को तो सुपर ईगो की भी बात माननी होती है। अब जब ईगो को वो परेशान करेगा तो ईगो अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा? ईगो अपने आप को बचाने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करेगा। तो डिफेंस मैकेनिज्म बहुत सारे हैं, तो जिस तरीके से इट परेशान करता है ईगो, उस तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करता है अपने ईगो को बचाने के लिए, ताकि उसको कोई एंग्जाइटी ना हो। साइकोएनालिसिस का एवोल्यूशन कैसे हुआ था? पहले फेज में फ्रॉइड ने क्या देखा था कि हमारे माइंड में कुछ अनकॉन्शियस थॉट्स होते हैं जिसको हम ड्रीम्स के थ्रू, फैंटेसीज के थ्रू, जोक्स के थ्रू, स्लिप ऑफ टंग होता है जैसे गलती से कोई बात मुंह से निकल जाती है, और हिप्नोसिस या फ्री एसोसिएशन के थ्रू हम वो चीज़ पता कर सकते हैं कि किसी के अनकॉन्शियस थॉट में क्या है। दूसरे फेज में इन्होंने हिप्नोसिस को डिस्कार्ड कर दिया था, क्योंकि हिप्नोसिस भी एक टेक्निक ये यूज़ करते थे, हिप्नोटाइज करना, क्योंकि सब लोग हो नहीं पाते थे हिप्नोटाइज, तो इन्होंने उस टेक्निक को डिस्कार्ड कर दिया और फ्री एसोसिएशन को ज़्यादा फोकस कर दिया। मतलब ये वाली टेक्निक फेल हो गई थी, ये वाली ज़्यादा यूज़ होनी शुरू हो गई। फ्री एसोसिएशन का मतलब क्या है कि फ्रीली क्लाइंट को एक फ्रीडम है, वो जो चाहे वो बोल सकता है, कि मन में जो आ रहा है बिना कुछ छुपाए। थर्ड फेज में इन्होंने ड्रीम एनालिसिस टेक्निक के ऊपर काफ़ी काम किया था, ड्रीम को एनालाइज करने की कोशिश की थी कि ड्रीम किस चीज़ के बारे में ड्रीम आ रहा है, उसका क्या मतलब है, उसका मैनिफेस्ट कंटेंट क्या है और लेटेंट कंटेंट क्या है। तो साइको एनालिसिस में और भी एनालिस्ट हैं जो इसी पर्टिकुलर थ्योरी से ही, जिन्होंने अपनी थ्योरीज बनाई है, जैसे कार्ल यूंग है, एल्फ्रेड एडलर है, कैरन हॉर्नी है, सलीवन है, रिक्सन है। साइको एनालिसिस की थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ बताई हुई है इन्होंने कि हिप्नोसिस से ये चीज़ें शुरू हुई थी कि पहले हिप्नोसिस बड़ा यूज़ किया जाता था लोगों को ट्रीट करने के लिए, हिप्नोटाइज किया जाता था, जिसको बोलते हैं ना मेस्मराइज्ड। तो वो मेस्मेरिज्म, मेस्मराइज्ड वर्ड आया कहाँ से? क्योंकि पहले जो कॉन्ट्रीब्यूटर थे वो थे फ्रांज मेस्मर, जिन्होंने ये मेंटल स्टेट, हिप्नोसिस की मेंटल स्टेट को स्टार्ट किया था करना। मेस्मेरिज्म, इसीलिए ये वर्ड आया है मेस्मेरिज्म। तो ये कैसे लोगों को ट्रीट करते थे? ये वो करके, हिप्नोटाइज करके और मैग्नेट्स वगैरह का यूज़ करके लोगों की प्रॉब्लम्स को ठीक करते थे, बॉडी की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे पैरालिसिस वगैरह टाइप की प्रॉब्लम्स। तो ऐसे ही शुरुआत हुई थी, हिप्नोसिस से शुरुआत हुई थी, फिर धीरे धीरे फ्रॉइड तक ये हिप्नोसिस वाली टेक्निक जब पहुंची तो उन्होंने शुरू में तो यूज़ किया, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि हर कोई तो हिप्नोटाइज हो नहीं पाता है, क्योंकि इसमें विल पावर भी काम करती है। जिसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है आप उसको हिप्नोटाइज नहीं कर सकते, जो नहीं होना चाहता आप उसको हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। तो ये इसलिए ये चीज़ बाद में डिस्कार्ड हो गई थी। बाद में जो साइको एनालिस्ट आए थे वो, उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको पता होने चाहिए, जो एना फ्रॉइड है, वो फ्रॉइड की ही बेटी हैं, जिन्होंने अपने फादर की ही ट्रेडिशन को आगे कैरी फॉरवर्ड किया था और इन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर बहुत काम किया था। फिर कार्ल यूंग है जो फ्रॉइड के ही एक तरीके से सक्सेसर थे, मतलब सब यही कहते थे कि फ्रॉइड के बाद कार्ल यूंग है जो उनकी जगह संभालेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि फ्रॉइड की जो थ्योरीज थी कार्ल यूंग को नहीं समझ में या उनको पसंद नहीं आती थी, तो उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया और अलग थ्योरीज बनानी शुरू कर दी।
और उनकी कार्ल यूंग की एक सेपरेट अपनी खुद की थ्योरी है जिसमें ये कहते हैं कि जो फ्रॉइड सेक्सुअल डिज़ायर को बहुत फोकस देते हैं या एग्रेसिव डिज़ायर को बहुत ड्राइव को बहुत फोकस देते हैं, वो गलत है। तो कार्ल यूंग किसको फोकस करते थे? कलेक्टिव अनकॉन्शियस को। कहते थे कि हम सबके अंदर एक कॉमन चीज़ है जिसको हम कलेक्टिव अनकॉन्शियस बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर जो है वो ऐसा है। फिर एल्फ्रेड एडलर थे जो पहले डिसाइपल थे फ्रॉइड के, अगेन ये भी डिसएग्री करते थे अपने मास्टर से, क्योंकि ये भी उनकी सेक्सुअल और एग्रेसिव ड्राइव वाली बात को इतना नहीं मानते थे। तो इन्होंने एक इंडिविजुअल साइकोलॉजी अलग से, जो हमने यूनिट 1 में पढ़ी थी, फिनोमेनोलॉजिकल थ्योरी थेरेपी, तो वो बनाई थी, जिसमें इन्होंने सोसाइटल प्रेशर और सोशल रिलेशनशिप के ऊपर फोकस ज़्यादा किया था। Karen Horney disagreed with Freud premise that women have penis envy, rather felt that men. तो कैरन हॉर्नी भी एक साइको एनालिस्ट है जो कहती हैं कि फ्रॉइड ने वुमेन को एक बहुत गलत व्यू में दिखाया है अपनी थ्योरी में, क्योंकि फ्रॉइड ये कहते थे कि वुमेन आर जेलस फ्रॉम मेन, मतलब वुमेन जो है वो आदमियों से जलते हैं, मेन से जलती हैं, जबकि कैरन हॉर्नी ये बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, उल्टा जो मेन है वो वुमेन से जलते हैं। और कैरन हॉर्नी ने बेसिक एंग्जाइटी के ऊपर काम किया था और ये बोला था कि अगर पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है तो उससे एंग्जाइटी हो जाती है बच्चों के अंदर, जो आगे जाके उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। फिर एरिक एरिक्सन ने फ्रॉइड की डेवलपमेंटल स्टेजेस के साथ एग्री किया था, जो फ्रॉइड की साइको सेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, जो ओरल स्टेज, एनल स्टेज करके, ये हमने अपनी पुरानी कुछ वीडियोस में पढ़ी हुई हैं। तो बोला था कि ये तो ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, लेकिन फिर एरिक्सन ने उनको साइको सेक्सुअल से हटा के साइको सोशल डेवलपमेंटल स्टेजेस में चेंज कर दिया था। तो एरिक्सन की अपनी खुद की साइको सोशल डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, तो ये फ्रॉइड से ही मतलब इंस्पायर होके इन्होंने बनाई थी। फिर आते हैं कार्ल रॉजर्स, जिनकी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है अपनी खुद की, जहाँ पे ये एक बहुत ही पेशेंट के साथ या क्लाइंट के साथ एम्पैथेटिक और पॉजिटिव व्यू पॉइंट को लेके चलते हैं। ऑटो रैंक भी एक नाम है जिन्होंने फ्रॉइड का ऑडिपस कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट रिजेक्ट कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चों में कोई ऐसी जेलसी होती है अपने फादर को लेके या अपने पेरेंट को लेके, तो वो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था ऑटो रैंक ने। फिर लास्ट में यहाँ पे ये बात कर रहे हैं एक और साइको एनालिस्ट की, सैंडोर फरेंजी, जिनका ये मानना था कि जैसे साइको एनालिसिस में हम दिखाते हैं कि जो थेरेपिस्ट होता है वो बहुत एक्सपर्ट होता है और बहुत डिटैच होता है पेशेंट से, जबकि कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। थेरेपिस्ट को इतना डिटैच नहीं होना चाहिए, उसको और ज़्यादा केयरिंग होना चाहिए अपने क्लाइंट के लिए, जेन्युइन केयर शो करनी बहुत ज़रूरी है क्लाइंट के लिए, एम्पैथी शो करनी बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने इस चीज़ में थोड़ा सा वो करा था कि जो हम डिटैचमेंट वाली जो चीज़ है साइको एनालिसिस से, उसको किसी तरीके से हटाया जाए, क्योंकि वो चीज़ क्लाइंट के लिए ठीक नहीं है। आप उससे डिटैच रहोगे तो वो आपके साथ सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाएगा। तो इसके आगे फिर ये इन्होंने बताया है कि साइको एनालिस्ट का काम क्या होता है। तो साइको एनालिस्ट बेसिकली हेल्प करता है लोगों को अपने बारे में बताने के लिए, टेल हिज और हर स्टोरी बाय एस्टैब्लिशिंग अ सॉलिड वर्किंग अलायंस विद द क्लाइंट। तो एक अच्छा रिलेशनशिप बना के क्लाइंट के साथ उसको हेल्प करता है कि वो अपने बारे में बताए, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, हिस्ट्री कलेक्ट करता है क्लाइंट की, एक्सप्लोर करता है क्या प्रेसिपिटेटिंग इवेंट्स है जिसकी वजह से क्लाइंट को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या क्लाइंट कहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है, कहाँ पे वो अपनी बात को बताने से रुक रहा है। डायग्नोज करता है, उसकी प्रॉब्लम को ट्रीट करने की कोशिश करता है। हेल्प्स इन एक्सप्लोरिंग क्लाइंट्स ट्रांसफेरेंस प्रोसेस में हेल्प करता है। ट्रांसफेरेंस में क्या होता है कि क्लाइंट जो है वो अपने थेरेपिस्ट की तरफ इस तरीके से रिएक्ट करता है जैसे वो उसका कोई नोन हो, तो उससे थेरेपिस्ट को आइडिया लगता है कि ये अपने रिलेशनशिप्स कैसे मेंटेन करता है दूसरों के साथ। पास्ट को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है क्लाइंट को, हेल्प्स द क्लाइंट टू बिहेव मोर इफेक्टिवली, उसको फीडबैक देता है, कन्फ्रंट करता है, नेगोशिएट करता है उसके साथ। रिमाइंड्स द क्लाइंट ऑफ टर्मिनेशन डेट, मतलब कि उसको ये भी बताना ज़रूरी होता है क्लाइंट को, कई बार क्लाइंट बहुत ज़्यादा ओवर कंफर्टेबल हो जाते हैं, बताना ज़रूरी पड़ता है कि आपकी जो थेरेपी है वो एक लिमिटेड उसका टाइम पीरियड है, उससे पहले आपको ठीक होना है, तो उसको ये रिमाइंड कराना पड़ता है। और फॉलो अप करता है। गोल्स क्या है साइको एनालिसिस के? तो प्राइमरी गोल है कि इंसाइट अचीव करवाना।
इंसाइट मतलब उनको जो चीज़ें उनके अनकॉन्शियस माइंड में थी जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे थे, उन चीज़ों को कॉन्शियस माइंड में लेके आना, अवेयर करवाना उनको, जिसकी वजह से वो एडजस्ट कर पाएंगे अपनी करंट लाइफ सिचुएशंस में। उनकी रिप्रेस्ड इमोशंस को, मोटिव्स को बाहर लेके आना, रिपीटेडली एनकाउंटर कराना, जिसको वो दबा के छुपा के रखना चाह रहे हैं, उन चीज़ों को सामने लाना बार बार, ताकि उनकी आदत पड़े उससे फेस करने की और वो एडजस्ट कर पाए। सेकंड मेजर गोल है कि डेवलपमेंटल स्टेज में हेल्प करना आगे बढ़ने में। तो जो भी डेवलपमेंटल स्टेज में जहाँ पे भी वो अभी भी फंसे हुए हैं, जहाँ उनको लग रहा है कि वो उस जगह से बाहर नहीं आ पाए हैं, उससे बाहर निकाल के लाना और उनको कोप अप करना विद द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी, इस चीज़ में हेल्प करना। टेक्निक्स इसमें कौन सी यूज़ होती हैं, जैसे कुछ टेक्निक्स हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो पहली यहाँ पे बताइए, मेंटेनिंग द एनालिटिक फ्रेमवर्क। एनालिटिक फ्रेमवर्क का मतलब है कि एनालाइज करना है रेगुलरली, जितनी बार भी सेशंस होते हैं, कि एक पर्टिकुलर एनालिसिस चलते रहना चाहिए थेरेपी में, क्लाइंट की प्रॉब्लम का एनालिसिस। फ्री एसोसिएशन तो हमें बात कर चुके हैं पहले ही, कि इसमें क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है उसको बोला जाता है काउच पे आप आराम से लेट जाओ, थोड़ा सा डार्केंड रूम होता है, और वहाँ पे उसको बोलते हैं कि आपके मन में जो आ रहा है वो अनसेंसर्ड आप बताओ, कोई चीज़ छुपाने की या कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो मन में आ रहा है वो बताते जाओ। फिर ड्रीम एनालिसिस होता है, जिसमें ड्रीम्स को एनालाइज किया जाता है, क्लाइंट्स को एनकरेज किया जाता है कि वो अपने ड्रीम्स को याद रखें और अगले दिन आके उसको बताएं। इंटरप्रिटेशन में जब इंटरप्रेट करते हैं, जो भी एनालाइज करते हैं इंफॉर्मेशन जो भी कलेक्ट हुई है, उसमें वो क्लाइंट को भी एक्सप्लेन करता है, समझाता है कि उसके बिहेवियर का या उसके ड्रीम्स का बिहेवियर से क्या रिलेशन है। फ्री एसोसिएशन में जो भी उन्हें पता चला है, कहाँ पे क्लाइंट अपनी चीज़ों को रेजिस्ट कर रहा है और उसे नहीं करना चाहिए। इंटरप्रिटेशन शुड बी प्रेजेंटेड व्हेन फिनोमिना टू बी इंटरप्रेटेड इज क्लोज टू कॉन्शियस अवेयरनेस। तो जब वो चीज़ उसके कॉन्शियस अवेयरनेस में आ जाती है क्लाइंट के, उसको पता चल जाता है कि अच्छा हाँ मैं इस चीज़ को रेजिस्ट करता हूँ, तब उसको इंटरप्रेट करके बताओ कि क्यों ऐसा है। एंड इट शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द सरफेस एंड गो ओनली एज डीप एज क्लाइंट है। तो ये हमेशा सरफेस से शुरू होके उतना ही डीप इंटरप्रिटेशन जानी चाहिए जितना क्लाइंट सुन सकता है, धीरे धीरे फिर हम उसको बढ़ाते हैं। फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है जिस चीज़ को क्लाइंट छुपाने की सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहा था थेरेपी में, बताना नहीं चाहता था, कहाँ रेजिस्ट कर रहा था, उसको उसके सामने लाओ, उससे बात करो। ट्रांसपेरेंस को एनालाइज करना है। ट्रांसपेरेंस मीन्स इफ अ क्लाइंट्स रिस्पॉन्स टू अ काउंसलर एज इफ काउंसलर वर सम सिग्निफिकेंट फिगर इन द क्लाइंट्स पास। तो काउंसलर वो इस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है काउंसलर को कि जैसे काउंसलर उसकी लाइफ का कोई पार्ट था पास्ट में। तो वो काउंसलर जब देखता है ट्रांसफेरेंस हो रही है, तो वो उस टाइम नोटिस करता है कि किस तरीके से क्लाइंट बिहेव कर रहा है, क्या वो पॉजिटिवली देख रहा है, क्या वो नेगेटिवली देख रहा है। तो इसमें दो तरह की ट्रांसफेरेंस होती है। एक होती है पॉजिटिव ट्रांसफेरेंस, जब क्लाइंट उसको पॉजिटिवली देखता है, उसकी तरफ अफेक्शन दिखाता है, या कभी कभी सेक्सुअल फीलिंग्स डेवलप करने लगता है अपने थेरेपिस्ट की तरफ। नेगेटिव ट्रांसफेरेंस होती है जब हॉस्टाइल हो जाता है, एंग्री हो जाता है, रिजेंटफुल हो जाता है। फिर आता है काउंटर ट्रांसफेरेंस, जो कि नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ अवॉइड करी जाती है। काउंटर ट्रांसफेरेंस, काउंटर ट्रांसफेरेंस मतलब अगर थेरेपिस्ट भी क्लाइंट के साथ उसी तरीके से बिहेव करने लग जाए, तो क्लाइंट अगर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो थेरेपिस्ट भी क्लाइंट की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होने लग जाए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को डिस्करेज किया जाता है। फिर आगे ये थेरेपीज़ की कुछ बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी थेरेपीज़ इसमें आती हैं। तो जैसे पहला है फ्रॉइडियन स्कूल, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा आता है ईगो साइकोलॉजी, जिसमें ईगो के बारे में, ईगो के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ईगो के ऊपर ज़्यादा बात होती है। हाइंस हार्टमैन को बोलते हैं फादर ऑफ ईगो साइकोलॉजी, जिन्होंने ईगो को बहुत स्टडी किया था, और इन्होंने ईगो और इड की ड्राइव्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था, और मेरे ख्याल से एक तरीके से फ्रॉइड से ज़्यादा ही इन्होंने ईगो और इड और इन सब चीज़ों के बारे में डेवलपमेंट की थी थ्योरीज की। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ही इज़ द लीडर ऑफ ईगो थेरेपी एंड फोकसेस ऑन वर्किंग इन क्रिएटिंग डिफेंसेस रेदर देन। तो कैसे डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं जो ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, तो उसको ईगो साइकोलॉजी बोलते हैं। फिर ऑब्जेक्ट रिलेशन साइकोलॉजी का मतलब है कि हमारा रिलेशन दूसरों के साथ कैसे होता है। तो इट वाज आर्टिकुलेटेड बाय मेलेनी क्लिन, तो ये नाम इम्पॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्ट रिलेशन साइकोलॉजी जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, और ये कह रहे हैं कि हमारा रिलेशन दूसरों के साथ कितना
बेटर है या कितना ख़राब है या कितना वर्स है, उस पर डिपेंड करता है कि हमें कितनी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारा रिलेशन अपने सिग्निफिकेंट अदर्स के साथ अच्छा होना चाहिए, मदर फादर या जो भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। और स्ट्रगल्स एंड गोल्स इन लाइफ इज फोकस ऑन मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद अदर्स। तो हमारी जो स्ट्रगल्स होती है वो मेंटेनिंग रिलेशनशिप में होती है, एट द सेम टाइम अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना दूसरों से। तो ऑब्जेक्ट रिलेशन में ऑब्जेक्ट कौन है, जो सिग्निफिकेंट अदर्स हैं और उनके साथ हमारा जो रिलेशन है उसको फोकस किया जाता है। फिर आता है सेल्फ साइकोलॉजी, जिसमें सेल्फ के ऊपर फोकस होता है, सेल्फ की अवेयरनेस के ऊपर फोकस होता है। एम्फेसाइजेस एम्पथी विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब इंट्रा साइकिक प्रोसेस, हमारे अंदर ही कौन से इंट्रा साइकिक प्रोसेसेस चल रहे हैं उसके ऊपर फोकस होता है। फिर इसमें लास्ट में ये बात कर रहे हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन साइकोडायनेमिक एंड साइकोथेरेपी एंड साइको एनालिसिस, इनके बीच में आपस में क्या डिफरेंसेस हैं। तो साइको एनालिसिस का मतलब है फोकस ऑन रिप्रेस चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट, जो फ्रॉइड ने स्टार्ट की थी साइको एनालिसिस, जिसमें ईड ईगो के बारे में बात की थी। कॉन्फ्लिक्ट को कॉन्शियस अवेयरनेस में लेके आना, चाइल्डहुड को ट्रैक डाउन करना, ईगो और सुपर ईगो और इट की इंट्रैक्शन के बारे में पता करना, एंड अफेक्ट लॉट मोर ऑफ योर पर्सनालिटी, कंडक्ट मोर फ्रीक्वेंटली ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये तो जो फ्रॉइड की थेरेपी है साइको एनालिसिस। साइकोडायनेमिक क्या है? साइकोडायनेमिक मीन्स जितने भी हमने अभी ऊपर जिन लोगों के बारे में भी पढ़ा था, चाहे वो एना फ्रॉइड हो या कैरन हॉर्नी हो, ये सारे ही लोग, इन सब लोगों की जितने भी थ्योरीज हैं वो सब साइकोडायनेमिक के अंदर आती हैं। तो इसमें क्या था, एम्फेसिस सेक्सुअल और एग्रेसिव पे कम था। ये लोग, इन लोगों ने दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा एम्फेसिस किया था, जैसे कार्ल युंग ने बोला था कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, कैरन हॉर्नी ने बोला था कि पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट होता है। तो सेक्सुअल और एग्रेसिव ड्राइव्स पे कम होता है फोकस, अनकॉन्शियस इंफॉर्मेशन पे फोकस कम होता है, लेकिन पास्ट रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और ये साइको एनालिटिक स्कूल से ही है, सेम चीज़ ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फ्रॉइड की इन पर्टिकुलर साइको एनालिसिस बोली जाती है। इंटरप्रिटेशन इज द मेन टूल, मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ फीलिंग्स एंड थॉट्स। मीडिएटर अ कॉन्शियंस एंड डेविल हैज़ मोर स्पेसिफिक गोल, सॉर्टिंग आउट ऑफ फोबिया। तो ये आपका यूनिट है जिसमें इन्होंने पूरे तरीके से साइकोडायनेमिक थ्योरीज और साइको एनालिसिस को डिस्कस किया हुआ था। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।